आज मेहमानों के आने के साथ साथ घर में भी रौनक बढ़ रही थी। ढोलक की थाप बन्ना बन्नी के गीतों से पाके के घर का आंगन गूंज रहा था। पाके की बुआ उपासना जी ढोलक पर थाप दे रही थी। गीत गाती महिलाओं के स्वर जैसे ही मध्यम पड़े, वो चिल्ला कर बोलती, अरे अरे, जोर से गाओ ताकि मोहल्ले वालों को पता चले कि मेरी भतीजी की शादी है। आखिर लाखों में एक दूल्हा मिल रहा है मेरी भतीजी को। पूरे मोहल्ले में इतने सुंदर और अमीर लड़के से किसी की बेटी का ब्याह ना हुआ हो। अरे लड़कियों, तुम सब भी कुछ नए जमाने के बन्ना बन्नी के गीत गाओ। तभी पाकी की सहेलियों ने उसे छेड़ते हुए गीत गाना शुरू किया, जिसे सुनकर के कमरे में बैठी पाकी मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। लेकिन इन सब की तैयारियों के बीच उसके माता पिता को कुछ तो खटक रहा था। पाकी के मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छिपी उसकी उदासी पाकी की माँ कांता जी ने पढ़ ली थी। कांता जी ने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन पाकी ने हर बार बहाने बनाकर बात को मुस्कुराकर टाल दिया। कांता जी जब भी पाकी से बात करती, पाकी, तुम्हें कौशल पसंद तो है या नहीं? इस रिश्ते से तुम खुश तो हो ना बेटी? तब पाकी कहती, ये कैसी बातें पूछ रही हो माँ? आपकी और पापा की पसंद ही मेरी पसंद है, और आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शहर गुड़गांव में पला बड़ा अमीर परिवार का कौशल देखने में 6 फीट लंबा, बेहद सुंदर व्यक्तित्व का लड़का था, और वह घर का ही बिजनेस संभालता था। वह अपने माता पिता का सहयोग करता था। इधर पाकी एक छोटे से कस्बे की निम्न मध्य वर्गीय परिवार की 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। सावली सलोनी पाकी को जब कौशल के घर वालों ने पसंद किया तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। कौशल से रिश्ता तय होते ही सभी आसपास जान पहचान वालों को पाकी की किस्मत भाग्यशाली नजर आने लगी थी, जिसको सब उसके रंग रूप की वजह से बात बात पर ताना मारा करते थे। वो भी आज कह देते थे, किस्मत हो तो पाकी जैसी। पाकी की बुआ, जिन्होंने पाकी का रिश्ता तय करवाया था, खुद को किसी तीसमार खां की तरह सबके सामने रखती और रिश्ता तय करवाने की वाहवाही लूटती। लेकिन पाकी को कौशल का व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक कौशल ने कभी भी अकेले में या फोन पर पाकी से बात करने की कोशिश नहीं की थी। इस बात को लेकर जब उसकी सहेलियां पाकी से पूछती कि अच्छा बता, जीजाजी से कितनी बात करती हो तुम, तो पाकी बात को छिपाते हुए कहती, अरे वो व्यस्त रहते हैं और उनकी आदत भी नहीं है ज्यादा बोलने की। वो आजकल के लड़कों की तरह फालतू बात नहीं करते हैं। शाम को दरवाजे पर बारात आई। जिसने कौशल को दूल्हे के रूप में देखा, बस देखता ही रह गया। तभी उसी समय मेहमानों में मौजूद एक बुजुर्ग महिला जयमाला के स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने गई तो उसने एकाएक सबके सामने कहा, हाय, दूल्हा तो गुलाब के फूलों से सुंदर है। जिसे सुनकर सभी हंसने लगे। कुछ को पाकी की किस्मत से जलन होती तो कुछ कहते, आखिर ऐसा क्या देख लिया लड़की ने और उसके घर वालों ने लड़की में जो कोई संग हंस की जोड़ी बना दी है। यह सुनकर सभी जोर जोर से हंस पड़े। शादी के दौरान कौशल ने सबसे अच्छे से बातें की। उसकी सुंदरता, मुस्कुराहट एवं हंसमुख व्यवहार को देखकर सब बहुत खुश थे। पाकी की सहेलियों ने पाकी के कान में कहा, चल झूठी, तो कह रही थी कि जीजा जी कम बोलते हैं, तो फिर अभी ये सब कैसे बोल रहे हैं? ये सुनकर पाकी मुस्कुराने लगी। बड़े धूमधाम से पाकी की शादी कौशल से संपन्न हो गई। विदा होकर जब पाकी कौशल के संग कार में बैठी तो कौशल ने उसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखा और खिसक कर दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर खिड़की के बाहर देखने लगा, जिसे देखकर पाकी के मन में अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर अनेकों डर और आशंकाएं भर गई। खैर, पाकी विदा होकर अपने शहर के ही होटल में ठहरी थी, क्योंकि अगले दिन सुबह 7 बजे ही उसकी फ्लाइट थी। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। पढ़ाई लिखाई के साथ पाकी ने बुटीक का कोर्स भी कर रखा था। ससुराल में सास ससुर प्रभात जी एवं 2 शादीशुदा ननंद रिया और पूजा थी। पाकी की एक जेठानी सिया थी, जिनका शादी में आना नहीं हो पाया था। हालांकि जेठ राघव शादी में शामिल हुए। दोनों भाइयों में आपसी प्रेम भी बहुत था।
ससुराल में कोई जेठानी के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। बातों बातों में बस छोटी ननद रिया ने सिर्फ इतना ही कहा, भाभी का स्वभाव घमंडी और मुंहफट है, इसलिए हम इस बार सुंदर और अमीर नहीं बल्कि छोटे शहर के परिवार की लड़की को घर की बहू बनाना चाहते थे। पाखी कौशल के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक कमरे के खुलने से वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। देखा तो कौशल कमरे में दाखिल हुए। कौशल को कमरे में देखते ही पाखी की धड़कनें तेज हो गई। चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो गया। नजरें झुकाए कनखियों से पाखी कौशल की तरफ देख ही रही थी कि तभी कौशल ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? इतने भारी कपड़ों में कैसे नींद आएगी तुम्हें? जाओ जाकर कपड़े बदल लो, तुम भी थक गई होंगी। पाखी कौशल को मुस्कुराता देखकर खुद मुस्कुराने लगी और मन ही मन सोचने लगी, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही, और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में बदलने चली गई। कपड़े बदलकर पाखी जब बाहर आई तो देखा कौशल सो चुका था और उसे भी कौशल के चेहरे को देखते देखते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक उसके कानों में कौशल की आवाज सुनाई पड़ी, पाखी उठकर तैयार हो जाओ, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। पाखी ने आंखें खोली तो देखा कौशल का मुस्कुराता हुआ चेहरा वापस से गंभीर बना हुआ था। अब कौशल उसके लिए एक पहेली बन चुका था। जहाँ एक तरफ पाखी सास और नंदों का प्यार और अपनापन देखकर बहुत खुश होती, तो दूसरी तरफ अपने पति का उसके प्रति ऐसा व्यवहार उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अब पाखी बड़ी दुविधा में थी। पाखी ने पर्स से फोन निकाल कर देखा तो उसकी माँ का फोन था। औपचारिक बातचीत के बाद पाखी की माँ ने कहा, देख बिटिया, तेरे मायके की इज्जत का सवाल है, वहाँ किसी को कुछ भी शिकायत का मौका मत देना, सबका अच्छे से ख्याल रखना। अब हमारी इज्जत तेरे हाथों में है। कितने भले लोग हैं, बिना दान दहेज खुद के खर्चे पर ही शादी की, वरना तुम तो जानती ही हो हमारी इतनी औकात कहाँ थी। अब तो बस तेरी बहनों को भी तेरे जैसे ससुराल वाले मिल जाएं तो हम लोग गंगा नहा लें। अच्छा सुन, दामाद जी कैसे हैं? आसपास हो तो जरा उनसे भी बातचीत कराना, हालचाल तो पूछ लो उनका। पाखी ने सामने बैठे कौशल को देखा जो मोबाइल में कुछ देख रहे थे। कौशल की दिलचस्पी न देखकर पाखी ने बहाना बनाते हुए अपनी माँ से कहा, वो भी अच्छे ही हैं माँ, पर अभी घर पर नहीं हैं, अभी बाहर गए हैं, आएंगे तो बात करा दूंगी। अच्छा चलो, अब मैं फोन रखती हूँ। दिन भर आने जाने वाले मेहमानों के बाद रात में फिर जब कौशल कमरे में आए तो पाखी ने देखा कि कौशल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस बार कौशल ने बिना कुछ बोले ही पाखी को सीधा अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन अब पाखी का मुस्कुराता चेहरा मलिन पड़ चुका था, क्योंकि जिस स्पर्श में प्यार का एहसास होना चाहिए था उसकी जगह दर्द ने ले ली थी। पाखी को पता चल गया था कि कौशल की ये मुस्कुराहट शराब के नशे में है। शराब के नशे में चूर कौशल ने पाखी को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। इधर निर्जीव बिस्तर पर पड़ी पाखी की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। आज उसके टूटे दिल और टूटी चूड़ियों के दर्द की चीख पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। शराब के नशे में जब कौशल ने पाखी से कहा, तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपने आसपास भी न फटकने देता, लेकिन मेरी बदकिस्मती और तुम्हारी खुशकिस्मती देखो कि तुम्हें मुझ जैसे सुंदर पति और मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है। पूरी रात पाखी की आंखों से नींद गायब रही। वो सोचती रही, क्या वाकई उसकी किस्मत अच्छी है? क्या मेरे अच्छे कर्मों से मुझे कौशल जैसा हमसफर मिला है? अगले दिन सुबह लड़खड़ाते कदमों से पाखी नहा धोकर तैयार कमरे में बैठी थी। कौशल बेसुध था, जिसे देख करके पाखी के मन में उसके प्रति प्रेम नहीं घृणा ने जन्म ले लिया था, क्योंकि जिसे वो अब तक अपना पति परमेश्वर मान रही थी, असल में उसका रूप तो हकीकत में कुछ और ही निकला। पाखी अब अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अपने ही ख्यालों में खोई हुई पाखी दरवाजे की दस्तक से ख्यालों से बाहर आ गई और बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला। देखा तो सामने उसकी सास राधा जी थी। फिर उसकी सास राधा जी ने पाखी से कहा, बहू चलो, आज तुम्हारी पहली रसोई है, अब अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, क्योंकि अब ये घर पति और उसका परिवार सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है।
अब तो सब जिम्मेदारियों को अपनी बहुरूपी इस प्यारी सी बेटी को देकर मैं मुक्त होना चाहती हूँ। पाकी ने अपनी सास की बातें सुनकर चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। वहां से अपनी सास के साथ रसोई घर में चली गई। शरीर पर पड़े नीले निशान देखकर राधा जी ने कहा, पाखी, दाग या तो छिपाना सीख लो या मिटाना, क्योंकि एक सफल गृहिणी और आदर्शवादी पत्नी की यही सीमा होती है कि उसके घर और परिवार की कोई बात घर से बाहर न जाए। बाकी देखो बेटा, मैं तुम्हें ये एक सास की तरह नहीं, माँ की हैसियत से समझा रही हूँ, क्योंकि ये सब सब कुछ सभी औरतों के साथ होता है और आदमी तो होते ही ऐसे हैं। खैर चलो, काम देख लो। और वो पाकी को घर के सारे काम समझाकर रसोई से निकल गई। इधर दर्द से कराहती पाकी अकेली रसोई में बैठी अपना मुंह दबाए रोने लगी, क्योंकि आज ना तो उसकी कोई चीख पुकार सुनने वाला था और ना ही उसका कोई दर्द समझने वाला था। तभी उसे उसकी सास ने आवाज दी, पाकी, जल्दी करो बेटा, सब लोगों के लिए चाय नाश्ता जल्दी तैयार करो वरना देर हो जाएगी। सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करके पाकी ने टेबल पर लगा दिया। सभी ने नाश्ते की खूब तारीफ की, लेकिन कौशल बिना खाए ही घर से बिना बताए बाहर चला गया। पाकी अभी कौशल के बारे में सोच ही रही थी कि उसकी सास ने कहा, बेटा, रसोई साफ कर लो तो मैं दोपहर का खाना बना देती हूँ। कि क्या बनाना है? सच से अनजान पाकी सोचने लगी। इतने अमीर ससुराल में एक भी नौकर या नौकरानी नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है। अब पाकी बड़ी दुविधा में थी। पाकी के मन में बहुत सारे सवाल एक साथ घूम रहे थे, लेकिन वो पूछे भी तो किससे पूछे? आखिर सारे प्रश्न के उत्तर दे कौन? जब कौशल को पाकी पसंद ही नहीं थी तो कौशल ने पाकी से शादी क्यों की? इतने अमीर घराने के लड़के ने आखिर एक गरीब घराने की लड़की से शादी क्यों की? आखिर इतने बड़े शहर में रहने वाले अमीर लड़के को लड़कियों की कोई कमी तो नहीं थी। जिसे चाहते उससे शादी कर सकते थे। फिर मुझसे शादी क्यों की? बाकी की सास और ननंद उससे बहुत प्यार से बात करती थी। कोई भी उनके व्यवहार को देखकर सोचता कितने अच्छे और उच्च विचार के लोग हैं। लेकिन सास और ननंद के व्यवहार को भी लेकर एक तरफ उसका मन कहता कि वो लोग अच्छे हैं, लेकिन दिमाग कहता नहीं, ये प्यार नहीं दिखावा है। इसका सहारा लेकर वो लोग मुझे मूर्ख बनाते हैं। कहाँ तो पाकि शादी के बाद अपनी शादी और हनीमून के सपने देखा करती थी, और यहाँ शादी होते ही वो उलझनों में उलझकर रह गई। उसे लगता था कि दामाद के रूप में उसके माता पिता को सम्मान देने वाला बेटा मिल गया है, जिससे उसके माता पिता की तकलीफ अब कम हो जाएगी और अब वो पूरे अधिकार और सम्मान से माता पिता की मदद कर पाएगी। लेकिन वह गलत थी। उसके सपने सपने ही रह गए। यहाँ तो उसको खुद के अस्तित्व की लड़ाई अब लड़नी थी। अब अपने ससुराल में अपने पति के दिल में वो खुद के अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़ने में है, और घर के काम करके पाकी थक चुकी थी। गुड़गांव आने के एक सप्ताह तक यूं ही सब चलता रहा। पाकी की माँ का जब भी फोन आता तो उनसे हंसकर बात करती, क्योंकि उसे पता था कि उसकी परेशानी सुनकर उसके माता पिता परेशान हो जाएंगे, और अगर लौट कर गई तो समाज में उसकी बदनामी होगी सो अलग। इसलिए उसने चुपचाप रहना और अपनी तकलीफों को ही छुपाना ही बेहतर समझा, और इसी में समझदारी समझी। एक दिन उसकी सास ने सुबह सुबह आकर पाकी से कहा, एक कप चाय अधिक बनाना, राघव आया हुआ है। जेठ जी का नाम सुनते ही उसे लगा कि शायद जेठानी भी उससे मिलने आई होगी। उसने सास से पूछा, माँ जी, लेकिन जेठ जी कब आएंगे? क्या भाभी भी आई है उनके साथ में? राघव तो कल रात से ही नहीं आया था। लेकिन जेठानी के नाम पर कोई जवाब न मिलने से वो समझ गई थी कि जेठ जी अकेले ही आएंगे। उसको समझ में ये कुछ भी गोलमाल नहीं आ रहा था। बाकी सोचती कि भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गई। क्या घर है या भूल भुलैया। एक बेटा तो दिन भर घर में रहता है और एक बेटा तो आया, लेकिन जेठानी का कोई अता पता नहीं है। अब राघव भी घर में साथ ही रहने लगा। तब पाकी को समझते देर नहीं लगी कि ये लोग कोई अमीर खानदान के नहीं, बल्कि दिखावे के ही अमीर हैं, कागजी शेर की तरह। एक दिन शाम को जोर जोर से गाली गलौज की आवाजें आ रही थीं।
पाकी ने झांक कर देखा तो लेनदार पैसा चुकाने की बात कर रहे थे। पता चला कौशल ने किसी बिजनेस के लिए लाखों रुपए लिए थे जो चुका नहीं पाया था। हाथ पैर जोड़कर किसी तरह राधा जी और राघव ने उन लोगों से विनती की कि कुछ दिनों की और मोहलत दे दें। तभी घर में उसकी जेठानी सिया का आगमन हुआ, जिसे देखते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। राघव ने कहा, सिया, तुम इतनी जल्दी? तुम तो 1 महीने बाद आने वाली थी ना? तब सिया ने कहा, अरे घर के अंदर तो आने दो, कि सारे सवाल यहीं दरवाजे पर पूछ लोगे। पापा आप ठीक हैं, डॉक्टर ने कहा है अब परेशानी की कोई बात नहीं है, और माँ पापा के साथ रहने के लिए भैया भी इंडिया आ गए हैं। दरवाजे की ओट में झांकती पाखी सिया को देखकर देखती ही रह गई। पता नहीं क्यों उसका दिल खुशी से रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू झलक आए। जेठानी को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपनी कोई बड़ी बहन मिल गई हो। पाखी सिया को पानी देने के लिए झटपट रसोई में गई कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, तुम कौन हो? पाखी ने पलटकर देखा तो उसकी जेठानी सिया थी। पाखी सोचने लगी, इसका मतलब इन्हें ये पता ही नहीं कि मेरी शादी इनके देवर से हो चुकी है। पाखी ने आगे बढ़कर सिया के पैर छुए। तब सिया ने कहा, खुश रहो, माफ करना लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तभी पीछे से राघव ने आकर कहा, यह तुम्हारे देवर कौशल की पत्नी है। पाखी, अब तुम कमरे में चलो। इतना सुनते ही गुस्से और क्रोध से भरी सिया ने खुद को संयमित करते हुए कहा, क्या कह रही हो तुम? लेकिन कब हुई शादी? और मुझे तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा? राघव ने कहा, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तभी राधा जी ने कहा, क्यों बताते तुम्हें? ताकि तुम उसकी शादी बिगाड़ सको। जानबूझकर हमने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। वो तो शुक्र है हमारे जैसे दामाद जी का जो उन्होंने कौशल का ब्याह करवा दिया, वरना तुम तो उसकी शादी ही न होने देती। फिर तभी राधा जी अपने बड़े बेटे राघव की तरफ देखते हुए बोली, राघव, लेकर जाओ इसे इसके कमरे में और समझा देना कि पाकी से दूर ही रहे। खबरदार जो उसे बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं इसकी परछाई भी पाकी पर नहीं पड़ने देना चाहती। सिया अवाक पाकी को देखती रह गई, चुपचाप खड़ी। पाकी कुछ भी समझने में असमर्थ थी कि तभी राधा जी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर आई और उससे कहा, बहू, तुम कौशल को या शादी को लेकर कभी कोई बात सिया से साझा मत करना, और ना ही उससे तुम्हें बात करने की कोई जरूरत है। उसकी तो आदत है बातों को बड़ा चढ़ाकर बताने की और झगड़े लगाने की, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। मैं तो सिर्फ उसे अपने बेटे की वजह से झेलती हूँ। अच्छा हुआ शादी के समय वो 3 महीने से अपने मायके में थी, वरना तो शादी होना मुश्किल था। उसके बुरे कर्मों का नतीजा यह है कि मायके में उसके बाप का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया और शादी के 5 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक बांझ है। पाकी चुपचाप कमरे में मुख दर्शक की भांति सब कुछ सुन रही थी। इधर राघव ने सिया को कमरे में लाकर कहा, देखो सिया, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम पाकी से कुछ भी नहीं कहोगी और अपना काम खत्म करो और अपने कमरे में जाओ। तब सिया ने कहा, लेकिन राघव, क्या पाकी को कौशल का सच पता है? क्या पाकी की शादी कौशल से सच बताकर हुई है या वैसे ही जैसे तुम्हारी और मेरी हुई है, झूठ बोलकर? फिर राघव ने गुस्से में आकर कहा, क्या बताया गया है क्या नहीं, तुम्हें इसे मतलब नहीं होना चाहिए, बस तुम्हारी जुबान बंद रहनी चाहिए। पूरी रात सिया की आंखों से नींद गायब रही। न चाहते हुए भी बार बार कमरे में जाओ उसके सामने पाकी का मायूस चेहरा आ जाता था। 2 दिन तक कमरे में शांति और चुप्पी छाई रही है। सिया और पाकी एक दूसरे को देखते, साथ काम करते, लेकिन बात कोई नहीं करता किसी से। तीसरे दिन रात को अचानक सिया को पाकी के कमरे से गाली और थप्पड़ की आवाज आने लगी। प्लीज कौशल, मुझे मत मारो, की आवाजें आ रही थी। सिया भागकर अपने कमरे से निकलने लगी।
तो राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो तुम? उनका निजी मामला है, तुम उसमें ना ही दखल दो तो ही अच्छा है। और वैसे भी तुम्हें उनमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। सिया ने गुस्से में राघव से कहा, राघव मेरा हाथ छोड़ो, वरना 2 साल पहले आई इस दरवाजे पर पुलिस आज एक बार फिर से आ जाएगी। और ये दर्द भरी चीखों की आवाज़ें इसे निजी मामला नहीं कहते, समझे तुम? सिया भागकर पाखी के कमरे में गई। वहां कौशल पैरों से पाखी को मार रहा था कि तभी सिया ने कौशल को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और झटके से उसे पाखी से दूर धक्का दे दिया। नशे में चूर कौशल को अपना होश ही नहीं रहा था। वो हड़बड़ाता हुआ बेड पर गिर गया और उसी हालत में सो गया। इधर दर्द से कराहती पाखी सिया से लिपटकर फूट फूट कर खूब रोई। सिया ने उसे सहारा देकर उठाया और उसे हिम्मत रखने को कहा। उसने कहा, पाखी अब रोना बंद करो। आखिर तुमने कौशल से शादी क्यों की? क्या तुम्हें इसका सच पता नहीं था कि कौशल नशे का आदी है, जिसकी वजह से उसके कई रिश्ते टूट गए और अब तो रिश्ते भी आना बंद हो गए थे। इसलिए तो 36 साल की उम्र में भी वो अब तक कुंवारा था। इतना सुनते ही पाखी ने कहा, लेकिन हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। हमें तो बताया गया था कि ये बिजनेस संभालते हैं और पढ़े लिखे हैं, बस इतना ही। तब सिया ने कहा, पाखी कौशल तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ा हुआ है, वो भी 5 बार फेल होने के बाद पास हुआ है। वो कुछ भी नहीं करता सिवाय नशा और लड़कियों को परेशान करने के। उसकी तो सिर्फ शक्ल ही सुंदर है, जिसका फायदा उठाकर वो न जाने कितनी ही लड़कियों को धोखा दे चुका है। पाखी यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। कौशल से 10 साल छोटी पाखी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे उसकी जिंदगी क्या मोड़ लेगी। पूरी रात देवरानी जेठानी ने एक दूसरे से बात करते हुए गुजार दी। अगले दिन हॉल में बुलाकर सिया को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। हॉल में उसकी ननंद रिया और नंदोई पवन, कौशल और उसके सास ससुर और पाखी भी मौजूद थे। सब बारी बारी सिया पर इल्जाम लगा रहे थे कि तभी सिया और पाखी एक साथ बोले, अगर आप सब ने बोल लिया हो तो अब हम शुरू करें बोलना। सिया और पाखी को एक साथ एक सुर में बोलते देखकर उसके नंदोई का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। फिर उसने गुस्से में आकर गरजते हुए कहा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत की हमारे सामने जुबान खोलो, तुम्हारी हैसियत ही क्या है? दोनों के बाप की औकात नहीं थी कि तुम दोनों की शादी करा सके, और अब तुम दोनों हम लोगों को आंखें दिखा रही हो। इतने में शट अप मिस्टर पवन, आदरणीय नंदोई जी, इज्जत के साथ बात करना, वरना जब हम अपनी पर आ जाएंगे तो आप हवालात की हवा खा जाएंगे। समझिए आप कि इस बदतमीजी के कारण आपके छोटे भाई की पत्नी ने आप पर मुकदमा किया हुआ है, तो जेल जाने की नौबत तो कभी भी आ सकती है। इसलिए चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं कोई छोटी दूध पीती बच्ची नहीं जो सिया भाभी मुझे बिगाड़ देंगी। मुझे आपका एक एक सच कौशल ने नशे की हालत में पहले से ही बता दिया है, और अब आप हमें और मूर्ख नहीं बना सकते। मुझे पता चल चुका है कि आप कौशल को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठते हैं, और आपने ही उसे नशे की आदी भी बनाया है ताकि वो आपके इशारों पर नाचता रहे। और भाभी को माँ की नज़रों में चोर कि उन्होंने अपने भाई को घर के गहने चुरा कर दिए हैं, जिससे उनका भाई विदेश जा सके। पाकी के मुंह से सच सुनकर आज पवन के कदम लड़खड़ाने लगे। वो अपनी सास राधा जी की तरफ देखने लगा, जो पाकी की तरफ भावना शून्य होकर के देख रही थी। अपने इस घर में फूट डालकर राज करने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला था आपने, लेकिन अफसोस आपका ये तरीका देवरानी जेठानी पर काम नहीं करने वाला है। और एक आखिरी बात, आपने जितने पैसे कौशल के नाम पर कर्ज लिए हैं उन सब की भरपाई भी आप ही करेंगे, और कल से हम खुद ही अपना सारा बिजनेस का कामकाज भी देख लेंगे, समझे आप? अब आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आपको हम पर इतना एहसान करने की जरूरत नहीं है। पवन ने कहा, मम्मी जी आप कुछ बोलेंगी? अपनी छोटी बहू को जो मुझ पर बिना सिर पैर के ही इल्जाम लगा रही है। अपनी जेठानी के बहकावे में आकर मुझे अच्छे से पता है कि ये सब इस तेज तर्रार सिया की साजिश है।
तभी गुस्से में राघव ने कहा, खबरदार पवन, जो मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें आज तक सिर्फ अपनी माँ और बहन की वजह से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, वरना तो मैं कब का तुम्हें इस घर से लात मारकर भगा चुका होता। सही कहा पाखी ने, तुम अब कल से ऑफिस नहीं आओगे। इसको बोलिए अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाए। लेकिन बेटी दामाद के प्यार में अंधी राधा जी कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रही थी। उन्होंने पाखी से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि सिया के गहनों का सच और ये कौशल को ब्लैकमेल करता है? तब पाखी ने कहा कि माँ जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप क्यों नहीं गई थी जीजा जी की बहन की शादी में? क्यों, उन्होंने आपको निमंत्रण नहीं दिया था क्या? अरे वो शादी तो सादगी से सिर्फ घर के लोगों के बीच ही हुई थी, उसमें बाहर का कोई सदस्य या रिश्तेदार नहीं गया था। अच्छा तो फिर ये क्या है? पाकी ने शादी की फोटो दिखाते हुए कहा। राधा जी ने फोटो देखे तो शादी बहुत ही आलीशान तरीके से हुई थी। दूर और नजदीक के सारे रिश्तेदार बुलाए गए थे, सिवाय राधा जी के घर वालों के। पवन की बहन ने सारे जड़ाऊ और पुश्तैनी राधा जी के गहने पहन रखे थे, जिसका इल्जाम सिया पर लगा दिया गया था। पाकी ने कौशल से कहा, कौशल, अगर आज आपने सच नहीं कहा तो मैं आपसे कहती हूँ कि पूरी जिंदगी इस दलदल से नहीं निकल पाओगे। उस रात नशे की हालत में जो भूल आपसे हुई थी, जो जीजा जी के कारण ही हुई थी, और रेखा कौशल की प्रेमिका को भी जीजा जी ही होटल के रूम तक लेकर गए थे ताकि वह आपका सच जानकर आपसे शादी से इनकार कर दे, और उन्होंने धीरे धीरे आपको वो बना दिया जो आप कभी नहीं थे और ना ही बनना चाहते थे। कौशल आज खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। तभी उसकी ननंद रिया ने कहा, पाखी, तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? जो मेरी शादीशुदा जिंदगी तबाह करना चाहती हो? तब पाकी ने कहा, दीदी, आपने अपना मायका और हमारी जिंदगी खराब करते समय ये सोचा था क्या? आपने हम लोगों से किस बात का बदला लिया है? और वैसे भी अगर आपको मायके की प्रॉपर्टी चाहिए थी तो फिर आपने भाइयों की शादी कराकर महान बनने और हमारे साथ खेल खेलने की क्या जरूरत थी? ये आप बताइए, आपने हमसे किस बात का बदला लिया? क्या मैं जान सकती हूँ? माँ जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? नजरें झुकाए राधा जी ने कहा, मैंने कंपनी दोनों दामादों और बेटियों के नाम कर दी है। राधा जी की बात सुनकर पाकी और सिया एक दूसरे की तरफ देखने लगी, क्योंकि ससुर जी मानसिक रोगी थे, इसलिए उन्हें कभी किसी काम से कोई मतलब ही नहीं था। सास की बात सुनते ही सिया और पाकी के साथ साथ राघव और कौशल के भी होश उड़ गए। फिर तभी हड़बड़ाते हुए राघव ने कहा, माँ, सारा बिजनेस दोनों दामादों के नाम पर कर दिया, क्या मतलब है इसका? आपने हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा? अब तक नजरें झुकाए खड़ी हुई राधा जी ने गरजते स्वर में कहा, तो क्या तुम दोनों शराबियों के नाम करती, जो कभी भी पूरे बिजनेस को बेचकर शराब पी जाते? तुम्हारे बाप का तो वैसे भी दिमाग काम नहीं करता, वो तो हुए और ना हुए एक बराबर हैं। वो किसी काम के लायक ही नहीं। तो क्या तुम लोगों के भरोसे रहकर मैं अपना बुढ़ापा खराब करती? अरे तुम लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरे दामादों का, जिसने तुम लोगों की शादी करा दी, वरना तो तुम लोगों से कोई रिश्ता करने को तैयार ही नहीं था। और ये कल की आई पाकी मेरे दामाद का अपमान करेगी। अब तुम लोग देखो मैं क्या कर सकती हूँ। या तो पाकी अभी मेरे दामादों के पैरों में गिरकर माफी मांगेगी, या आज से और अभी से तुम लोगों को इस घर में और पैसे पर कोई हक नहीं रहेगा, समझे? और हाँ पाकी, गहने चोरी नहीं हुए थे, बल्कि मैंने ही उन्हें दिए थे। सोचा था इस बहाने ये सिया इस घर को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ये तो कुंडली मार कर इसी घर में अब तक बैठी हुई है। सब कुछ इस चालाक और तेज तर्रार सिया का ही काम है। चुपचाप सब कुछ देखते सुनते पाकी के ससुर प्रभात जी ने बोला, वाह राधा, क्या बात है, तुम मेरे घर वालों की सगी तो ना हो सकी, लेकिन तुमने तो अपने बेटों के साथ ही वही व्यवहार किया जो तुमने आज से पहले मेरे घर वालों के साथ किया था।
पहले उन्हें झूठे दहेज के केस में फंसाने की धमकियां दी और मुझसे दूर किया, और अब मेरे बेटों के साथ ही सुतीला व्यवहार कर रही हो। भला कौन यकीन करेगा कि कोई सगी माँ अपने बेटों के साथ ऐसा कर सकती है भला। पहले मेरे बच्चों की नज़र में मुझे गलत साबित किया, उन्हें मुझसे दूर किया, और अब उन्हें इस घर से निकाल रही हो। ये तो मेरे जीते जी संभव नहीं हो पाएगा। मेरे बेटे बहू इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, और न ही मेरी बहू किसी से माफ़ी मांगेगी। प्रभात जी को बोलता देखकर सब उनकी तरफ एकटक देखते रह गए। बाबूजी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए आपको दवाई देकर सुला देते हैं। आप आइए मेरे साथ। कमरे में पवन ने प्रभात जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। अपना हाथ पवन के हाथ से छुड़ाकर प्रभात जी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन इतनी खास चिंता तुम अपने माँ बाप की भी करते और अपनी खराब नीयत मेरे घर से दूर रखते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन तुम तो पैसों के लिए लालच में इतने अंधे हो गए कि तुमने अपने माँ बाप भाई के साथ साथ मेरे घर को भी अपने धोखे का शिकार बना लिया। अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना इससे पहले कि हमें तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से बाहर निकालना पड़े, क्योंकि ये घर आज तक मेरे नाम है। राधा, तुम भी चाहो तो जा सकती हो इस घर से। मैं क्यों जाऊं इस घर से? मैं तो यहीं रहूंगी। जो मेरी मर्जी होगी, वैसा जैसा मेरा मन होगा, मैं वैसे ही करूंगी। पवन रिया के साथ घर से जाने लगा तो सिया ने उनको रोक कर कहा, आपको आज शायद एहसास नहीं अपनी गलतियों का, लेकिन जिन दो बेटों के घमंड में अंधे होकर आप लड़कियों और औरतों का अपमान करते हैं, कल को आपके उन्हीं बेटों ने आपको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया तो सिया मेरा नाम नहीं, क्योंकि हमारे कर्म आज नहीं तो कल हमारे सामने आते ही हैं। पवन ने हंसते हुए कहा, मेरे भविष्य की चिंता छोड़कर तुम अपना पहले आज देखो। सोचो कि अब क्या करोगी और कैसे करोगी। कहकर पवन और रिया वहां से चले गए। इधर सब सोफे पर बैठकर सोचने लगे कि अब आगे क्या और कैसे किया जाए, कैसे घर के खर्च चलेंगे। पूरे घर में सन्नाटा सा पसर गया, सब खामोश थे, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राधा जी उठकर कमरे में चली गई, प्रभात जी घर से बाहर चले गए। तब तक राघव ने कहा, सिया, तुमने सही कहा था कि इस घर के दामाद मदद के नाम पर हम लोगों को मूर्ख बनाकर हमारे ही पैसे हमें देकर हम पर एहसान कर रही हैं। मैंने माँ और बहन बहनोई पर आंख बंद करके भरोसा किया, जिसका नतीजा मुझे आज ये मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम लोग आगे क्या करेंगे। सिया ने कहा, राघव, अब जो होना था वो हो चुका है। अब ना वो सुधर सकता है और न ही हमारे साथ में है कि हम उसे सुधार सकें, लेकिन अब हमें आगे कुछ सोचना होगा। राघव और कौशल ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, तो उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी, लेकिन ज़िंदगी की नई शुरुआत तो करनी ही थी। सिया और पाकी दोनों पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी और उन्हें 10 दिनों में नौकरी मिल भी गई। पाकी ने कुछ पैसे इकट्ठे किए। पाकी ने उसके बाद बुटीक का काम भी धीरे धीरे शुरू किया, और देखते ही देखते बुटीक के साथ ही सिया के भाई की मदद से उन लोगों ने कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया, जिसमें अब कौशल और राघव भी शामिल हो गए थे। लेकिन इन सब के बीच कोई नहीं बदला, तो वो था राधा जी का व्यवहार। प्रभात जी ने उसके बाद उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। राघव और कौशल भी सिर्फ काम से काम रखते थे। एक दिन अचानक राधा जी ने कहा, वो अपने बेटे दामाद के घर जा रही है, क्योंकि अब वहीं उनको अपनापन और प्यार सम्मान मिलेगा। लेकिन आज उन्हें जाते हुए सब देख रहे थे, किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। इधर पाकी और कौशल के दिलों की दूरियां अब कम होने लगी थी। कौशल को अब एहसास होने लगा था कि सिर्फ जिंदगी में सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। जिंदगी जीने के लिए एक सच्चे और समझदार जीवन साथी की जरूरत होती है। पाकी के समर्पण ने उसके दिल में जगह बना ली थी। उसने अपने नशे की लत पर काबू पाना शुरू कर दिया था।
जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सिया ने 2 जुड़वा बेटियों को तो पाकी ने एक बेटे को जन्म दिया। अपने सम्मान की लड़ाई जो सिया और पाकी ने मिलकर शुरू की थी, वो आज पूरे 10 साल एक कठिन संघर्ष के बाद पूरी हो चुकी थी। पूरे शहर में सफल व्यवसायी महिलाएं और देवरानी जेठानी के रूप में एक मिसाल कायम कर दी थी। आज सिया के जन्मदिन के दिन पाकी उसके पास आई और उसे गले लगाकर कहा, भाभी, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कैसे शुरू करूँ। तभी कमरे में राघव ने प्रवेश किया, जो काफी परेशान दिख रहा था। राघव को परेशान देखकर सिया और पाकी खड़े हो गए। सिया ने कहा, राघव, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? राघव ने घबराहट में कहा, अस्पताल से किसी अजनबी का फोन आया था। माँ अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी स्थिति कुछ गंभीर बनी हुई है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। सोच रहा हूं क्या करूं क्या ना करूं। जिसे सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब सिया ने कहा, राघव, कुछ भी हो, है तो तुम्हारी माँ ही, इसलिए हमें चलना चाहिए। और सब अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि राधा जी आईसीयू में हैं। राघव को डॉक्टर से पता चला कि राधा जी की हालत बहुत गंभीर है, लेकिन उसके मन में एक सवाल था। वो किससे पूछे कि उन्हें क्या हुआ है और आखिर उन्हें अस्पताल में कौन लेकर आया है और कैसे उन्हें इतनी चोट लगी है। माँ की हालत देखकर राघव अपने जज्बात रोक नहीं पाया और अपना आपा खोकर फफक फफक कर रो पड़ा। तब सिया ने उसे संभालते हुए कहा, राघव, हिम्मत से काम लो। माँ जी को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चा कैसा भी हो, माँ उसे परेशान होते हुए कभी नहीं देख सकती। ठीक उसी प्रकार एक माँ को उसके बच्चे परेशान नहीं देख सकते हैं। और राघव और कौशल की तो अपनी माँ में जान बसती थी, लेकिन पुरुष प्रेम जाहिर करना नहीं जानते। शायद ये कहावतें सही कही गई थी। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है, उन्हें तुरंत खून चढ़ाना होगा। आप लोग ब्लड का अधिक से अधिक इंतजाम कर लो। राघव, सिया और राधा जी का ब्लड ग्रुप सेम था और सबने अपना अपना ब्लड को चेक करवाया। कौशल ने रिया के घर फोन किया, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। बेल जा जाकर बंद हो रही थी। उसने बार बार फोन करने की कोशिश की। उसने कार निकाली रिया के घर जाने के लिए और उसके घर देखा तो वहां कोई भी नहीं था और न ही आसपास के लोगों को कुछ भी अता पता था। वो वापस लौटने के लिए कार में बैठ ही रहा था कि उसे रिया के घर काम करने वाली बाई दिखी, जिसे कौशल ने आवाज दी। तो कौशल को देखते ही वो तेज कदमों से चलने लगी। तब कौशल ने भागकर उसे पकड़ा तो उसने पहले कुछ भी पता न होने से इनकार कर दिया। फिर कौशल ने जोर देकर पूछा और गुस्सा दिखाया तो उसने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है साहब, मुझे इस मामले से दूर ही रखना, मैं गरीब हूँ। फिर उसने बताया कि कल रात आपके दोनों जीजा में से पैसे को लेकर बहस हो रही थी, क्योंकि उन दोनों का बिजनेस में घाटा हो रहा था। दोनों लोग नशे में थे और उनका पैसे को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि वह लोग एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़े। तभी आपकी माँ बीच में आकर उन दोनों के बीच बचाव करने लगी। तो दोनों लोगों ने आपस में मिलकर उनके साथ ही गाली गलौज करने लगे और कहने लगे कि जाकर अपने घर से पैसे लेकर आओ, तब हमारे घर में रह सकती हो। जब उन्होंने कहा कि सारे पैसे तो मैंने तुम लोगों के नाम ही कर दिए हैं और अब मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए बचा ही क्या है, अब किस मुंह से इतने सालों बाद जाऊंगी पैसे लेने के लिए। तब उन दोनों ने गुस्से में आपकी माँ को ही धक्का मार दिया और वो दीवार से जाकर टकरा कर जमीन पर गिर गई। उनका सर फट गया, लेकिन किसी को उन पर दया नहीं आई, न बेटी को और न ही दामादों को। यहाँ पिछले 4 साल से जब इन लोगों का व्यापार में नुकसान होने लगा, तब से अपनी माँ अपनी बेटी दामाद के घर को नजरअंदाज कर रही थी। रोज रोती रहती थी, पछताती थी। मैंने अपनी आंखों से उन्हें अकेले में रोते हुए देखा है। कोई उनसे बात नहीं करता था, रोज अपने मरने की दुआ करती रहती थी। जब चोट लगी तब मेरे पति ने उन्हें बेहोशी की स्थिति में अस्पताल पहुंचाया और आप लोगों को फोन किया था। वो लोग तो अस्पताल ले जाने को राजी ही नहीं थे। कहाँ मरती है तो मर जाए बुढ़िया, वैसे भी कौन सा काम करती है, कौन इसे पूछेगा।
कौशल इतना सुनते ही रोने लगा और अस्पताल आने के बाद सारी बात राघव को बताई। सारी बातें सुनकर हर कोई सोच रहा था कि पैसे के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है। तब कौशल ने कहा, भैया मैं इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उनकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाऊंगा। पीछे से कौशल के पापा प्रभात जी ने कहा, बेटा शांत हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात, लेकिन कर्मों की सजा तो हर इंसान को मिलती ही है। पहले अपनी माँ को ठीक हो जाने दो, फिर सोचते हैं क्या करना है। 4 दिन बाद राधा जी को होश आ गया। फिर डॉक्टर ने बताया कि राधा जी को होश आ तो गया है, लेकिन ये खुशखबरी सुनते ही वो लोग भागकर कमरे में गए। लेकिन अब कौशल, राघव, सिया और पाखी, प्रभात जी जब राधा जी के कमरे में पहुंचे तो राधा जी खामोश सी बैठी थी। जब राघव ने डॉक्टर की तरफ देखा तो उसने बताया कि राधा जी की याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी है। वो खुद को भी नहीं पहचान पा रही है कि वो कौन है। उन्हें कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वो आप लोगों को भी पहचान नहीं रही है। राधा जी का इलाज बहुत जगह चलाया गया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। राधा जी अब सिया को माँ बुलाती थी, बच्चों की तरह खेलती, बच्चे जैसी हरकत करती। उनकी ऐसी हालत देखकर उनके ऊपर दया भी आती थी, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता था। प्रभात जी ने पुलिस शिकायत करने से दोनों बेटों को मना कर दिया था, लेकिन कहते हैं ना कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। एक दिन टीवी पर सब एक साथ समाचार देख रहे थे कि उसी न्यूज़ में घर के दोनों दामादों का नाम देखकर सब चौंक गए। पुलिस ने उन लोगों को बैंकों से धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उनकी पूरी संपत्ति सील करके नीलाम कर बैंकों का कर्ज बही खाते के सरकार ने ऑर्डर पास कर दिए थे। उन दोनों को दिवालिया घोषित कर दिया था। बोली लगाने वाले, खरीदने वाले आज सिया और पाखी ही थे। पूरी संपत्ति उन दोनों के नाम पर हो गई थी, जिसकी खुशी से घर में सक्सेस पार्टी रखी गई थी। सिया के कमरे में गौरी आई और कहने लगी, दीदी उस दिन जो बात अधूरी रह गई थी वो आज कहना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी को दिशा देना, जीवन जीने का महत्व समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन आपने सच मुझे ना कहा होता तो शायद मेरी जिंदगी की वो आखिरी रात हो सकती थी। मैंने हार कर मौत को गले लगा लिया होता। फिर सिया ने कहा, पाखी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब कुछ तो मैं अकेले कभी भी नहीं कर पाती। अगर तुम्हारी जैसी समझदार बहन मुझे ना मिली होती। सिया ने कहा, यही तो बात है दीदी, दीदी समझकर हर चीज के लिए परेशान करने वाली हूँ। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मैंने आपसे कहा था कि दीदी मेरी जिंदगी पलाश के फूल जैसी हो गई है, जो बाहर से दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें प्यार और अपनेपन की खुशबू ही नहीं है। तब आपने कहा था कि पाखी, पलाश के फूल की सुगंध भले ही ना हो, लेकिन इसमें तमाम औषधीय गुण होते हैं, जिसको जानकर अगर सही तरीके से उसका उपयोग किया जाए तो हम सभी शिकायतों से लड़ सकते हैं, सभी बीमारियों से ये हमें बचा सकते हैं। इसलिए हमको इसी तरीके से काम लेना होगा, तब तक बीमारी ठीक ना हो जाए। हम औरतों की जिंदगी किसी भी हालत में आसान नहीं होती। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें संघर्ष करना ही होता है। इसलिए किसी को छोड़कर चले गए किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे हमारा जीवन आसान तो होने वाला नहीं। हम लड़कर मायके नहीं जा सकते, क्योंकि तब समाज हमारे साथ हमारे पूरे परिवार को भी ताने सुनाता है। हमारे साथ उनकी कठिनाइयाँ और बढ़ने लगती हैं। ईमानदारी से अमीर भी बन सकते हैं और इस समाज में पूर्ण धारणा हो सकती है। अगर घर की औरतें एकजुट हो जाएं तो घर के बाहर और दोनों जगह से वो सब कुछ संभाल सकती हैं, और फिर दोनों देवरानी जेठानी बहन बनकर साथ साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।